मैं परिचय करा दूँ उसके पूर्व जो है अपना जो क्लास का निमित्त रहता है उसको अपन पूरा कर लें। क्या हम चालू है? सभी लोग वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएंगे। Disconnected. संगम मंत्र दोहरा देंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनासि जानताम् देवा भाग
भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णापूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गीत कर लें, उसके बाद हम परिचय कराते हैं। 1 2 1 2। आज हम सभी के लिए सौभाग्यशाली दिन है कि जैसे कि हमारा जो पाठ्यक्रम है समाज कार्य को लेकर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, और इस पाठ्यक्रम को करने के पीछे जो है समाज को एक ठीक दिशा कैसे प्राप्त हो, इसलिए सतत मध्य प्रदेश शासन इस तरह के कोर्स को संचालित कर रही है। हमारे बीच में आज जिन महानुभावों को हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, ऐसे श्री अविनाश शर्मा जी, आप जीवजी यूनिवर्सिटी से अध्ययन भी हैं, से जुड़े हुए हैं, कार्य परिषद में हैं। आप दिल्ली संकल्प IAS एकेडमी में
अध्ययन किया हुआ है आपने, और नौकरी चाहते तो काफ़ी बड़ी बड़ी वाली कुछ अभी रहते, लेकिन आपके मन का एक संकल्प कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ। आप मध्य प्रदेश में इरिगेशन डिपार्टमेंट में मध्य प्रदेश के गिने चुने कॉन्ट्रैक्टरों में से एक हैं, और अपना ध्येय समाज के बीच में उनको किस रूप में एक समाज की दिशा को ठीक करने के लिए ऐसे कौन से प्रयोग किए जाएं जिससे समाज को दिशा मिल सके, उस दिशा में निरंतर आप प्रयासरत हैं। ना आपको नौकरी की ज़रूरत है, ना ही आपको पॉलिटिशियन बनने की ज़रूरत रही है। अपने आप को इतना सक्षम बना लिया है आपने कि समाज को दिशा देने के लिए एक जैसे भूत सवार रहता है बोलते हैं। जहाँ तक सर के बारे में मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी संकल्प IAS अकेडमी में कुछ दिन तक अध्ययन किया था, तो वहाँ ही से आपसे परिचय भी रहा है। तो किसी चीज़ का मोहताज न होके और बगैर किसी के कहे स्वप्रेरणा से जो है आप लगातार पूरे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि अभी तो आप जिस केंद्र का संचालन कर रहे हैं बाल संस्कार करके, वह 7 से 8 राज्यों के बच्चे उसमें अध्ययन करते हैं। तो चूँकि जन अभियान परिषद से जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार आप पहले से ही यहाँ आने के लिए नामांकित थे। फिर मैंने सबसे आग्रह किया था। कल भी आपके लगातार कार्यक्रम में बैहर में 4 संस्थानों में आपके उद्बोधन होने हैं। आज हम सब लोगों को सौभाग्य है कि अपने को पर्याप्त समय सरकार मिलेगा, क्योंकि आज नॉन वर्किंग डे है बाकी जगहों की अपेक्षा, और अपना जो है वर्किंग डे संडे को रहता है। तो ऐसे सर के लिए जो है एक बार जोरदार आपके दाएं में बैठे श्री गुलाब चंद जी, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि कुछ लोग नाम के लिए काम करते हैं, कुछ लोग काम के लिए काम करते हैं। जो काम के लिए काम करते हैं उनको लोग कम जानते हैं, उनको लोग तब जानते हैं जब लोगों से उनके बारे में बोला जाए। आप मूलतः सागर के रहने वाले हैं, वहाँ के विश्वविद्यालय से जुड़े हुए रहे हैं, और आपका मूल काम जो है ट्राइबल क्षेत्र जो एकदम पिछड़ा जिनको हम कहते हैं अपनी भाषा में, सरकारी भाषा में, उनके बीच में काम करने के एक अच्छा खासा लंबा अनुभव 17-18 साल से आप जुड़े हुए हैं। बगैर मीडिया के, बगैर फेसबुक के, बगैर ट्विटर के, बगैर व्हाट्सएप के, ये सब दिखाने वाली चीजें है ना कि हमने ऐसा किया ऐसा किया। आप इस तरह का कोई मीडिया नहीं चलाते, लेकिन आपके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो भी आपको सुनने को मिलेंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा सर के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस तरह से मैंने सुना है और उनका अनुभव जो है वो अभी आपके साथ में संवाद के दौरान आएगा। दोनों ही जो अपने अतिथि आज यहाँ पर हैं, तो नाम के लिए कार्य आप नहीं कर रहे हैं, आप कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा एक सब्जेक्ट है व्यक्तित्व विकास, है ना? क्या है एक सब्जेक्ट आपके द्वारा जो अपने चयन किए थे? सबसे हमारा व्यक्तित्व विकास। तो उस व्यक्तित्व विकास को लेके और समाज के बीच में हमारा क्या रोल हो सकता है। हर कोई अन्ना हजारे, हर कोई नानाजी देशमुख, हर कोई पोपटराव पवार नहीं बन सकता, लेकिन यदि आदमी सतत रूप से कुछ करना चाहे या कुछ करे तो उसकी पहचान निश्चित रूप से दूर दूर तक के होने लगती है। वो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। ऐसे हैं अपने अविनाश सर और गुलाब चंद सर। मैं सबसे पहले अपने अनुभव साझा करने के लिए और हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए श्री गुलाब सर को आमंत्रित करता हूँ कि आखिर हम सबका मार्गदर्शन। लाइट नहीं। सम्मानीय ग्राम और जनपद पंचायत मैहर के इस भूमि को मेरा प्रणाम। सम्मानीय शिक्षक परिवार,
जो राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाला शिक्षक, गुरुजन, हमारे बीच में उपस्थित सभी शिक्षक और मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। इसी बीच में हमारे बीच में उपस्थित ग्वालियर से परम आदरणीय श्री अविनाश शर्मा जी, इनका परिचय महेश जी ने बताया। सूर्य का परिचय करना ये मैं समझता हूँ अतिशक्ति वाली बात होती है, जिनके कार्य से समाज और समाज में रहने वाला हमारा बंधु, सखा, मातृशक्ति और प्रकृति जो समाज में कार्य करने के लिए निकलता है, उसके लिए कोई किसी संस्था से, कॉलेज से सर्टिफिकेट नहीं मिलता जिसको आइडेंटिटी कार्ड गले में लगा करके उसमें लिखा हो कि मैं समाज सुधारने के लिए निकला हूँ। ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। लेकिन हम अपनी प्रेरणा से जब ये संकल्पित होते हैं, बिगड़ किसी के आदेश के, जब स्व प्रेरणा से आदेश होता है कि मुझे, या ईश्वरी जब ऐसा कोई अंदर हमारे प्रवेश करता है, संकेत आता है, या साक्षात्कार परमात्मा का एक संकेत होता है, जब हजारों में से किसी एक के लिए वो सौभाग्य प्राप्त होता है कि समाज कार्य के लिए मुझे अपने आप को समर्पित करना है। धन संपदा बना करके, बड़ी बड़ी हवेली बना करके, या फ्लैट लेकर के, या गाड़ी घोड़ा लेकर के, या विदेश में पढ़ाई करके, और हम एक अच्छे सफल व्यवसायी बन जाए, एक सफल राजनीतिज्ञ बन जाए, एक सफल अरबपति बन जाए, तो इससे समाज का भला होने वाला नहीं है। अविनाश शर्मा जी ग्वालियर से है, अभी बताया महेश जी ने, बाल स्वयंसेवक है, और बचपन से ऐसी प्रेरणा लेकर के खड़े हुए कि आसाम में नॉर्थ ईस्ट में जाकर के अकाल पड़े तो उस समय केरल में जाकर के झाड़ू लगा करके और हमारे बंधु भाई बहनों का स्वास्थ्य सेवाएं दी, भोजन प्रसादी थी, उनको आवास की व्यवस्था थी। ये संकोच नहीं किया कि बीमारी मुझे आ जाएगी। जो महल में रह सकते हैं वो जाकर के झोपड़ी में रात बिताते हैं, ये ईश्वरी की प्रेरणा होती है, ईश्वरी कृपा होती है, ये स्व प्रेरणा से जागृत होती है, इसके लिए कोई जगाता नहीं। और वो व्यक्ति जब समाज को जगाने के लिए चलते हैं तो प्रमाणित तौर पर समाज पर खड़ा होता है। लेकिन सबसे पहले प्रमाणित हमें होना पड़ता है। जब हम प्रमाणित होंगे, जब हम समाज को प्रमाणित कर सकते हैं, और हम प्रमाणित नहीं है तो समाज को हम प्रमाणित नहीं कर सकते, उसको सही कार्य के लिए खड़ा भी नहीं कर सकते। ऐसे निरंतर वो कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में जब बच्चों ने पढ़ाई, स्कूल जाना, संबंध खत्म हो गया शिक्षा का और छात्र का, उस समय ऑनलाइन क्लास चालू करके मध्य प्रदेश में छात्रों के लिए शिक्षा की एक अहम चलाई ज्योति, और वो ज्योति निरंतर जलती आ रही है। ये कार्य करने की प्रेरणा हमें कैसे मिलती है? ये कार्य जब तक हम अपनी स्वयं प्रेरणा से खड़े नहीं होंगे, जब तक समाज के लिए हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी भाई साहब ने बताया, महेश जी ने, कि व्यक्ति व्यक्तित्व विकास शिविर होते हैं। मैं कई शिविरों में गया हूं। तो व्यक्ति व्यक्तित्व विकास शिविर क्या है, और व्यक्ति का विकास क्या है, और व्यक्तित्व क्या है, और संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता और परंपरा क्या है, ये आज शालाओं में पढ़ाने की या स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। हमारी मातृशक्ति बैठी है कि हमारे संस्कार है। जब हमारे यहाँ मेहमान आता था तुरंत लोटा को लेकर के, और जो राख होती थी कंडे की, उसको साफ करके दिया जाता था। बहुत सौ को मालूम होगा, ये हमारे गांव की संस्कृति है। संस्कृति यदि जीवित है तो गांव में है। शहर ने ही हमारे गांव की संस्कृति को दुरुपयोग करने का प्रयास किया। यदि बफर आया तो सबसे पहले कहाँ आया? गांव में आया कि शहर में आया? शहर में आया, गांव में तो नहीं आया। यदि हमारा ये तेंदू का पत्तल है, छुबले का पत्तल है, यदि खत्म हुआ तो शहर से खत्म हुआ, गांव से खत्म नहीं हुआ। हमने संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं की, हमारे गांव ने संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं की, शहर ने हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ की, और शहर से वो प्रवेश गांव तक आया, और गांव का वो शिक्षित व्यक्ति लाया कि गांव का लम्बादार
गांव का करोड़पति व्यक्ति कि वो शहर में देख करके आया कि बफर सिस्टम कैसे होता है, तो गांव में पहली बार यदि बफर हुआ तो किसी गरीब के यहाँ नहीं हुआ। तो हम अपनी जब संस्कृति में रहते हैं, जब हम धोती पहन करके खड़े होते हैं, तिलक और चोटी रखते हैं, तो ये हमारा सनातनी धर्म है, हमारी संस्कृति है और सबको अपनी धर्म संस्कृति का पालन करने का पूर्ण अधिकार है। सर्व धर्म समभाव, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। सर्वगुण संपन्न, ये हमारी संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। विश्व हमें कुछ कहे, लेकिन हमें यही सिखाया जाता है कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, मेरा घर है। ये संस्कृति किसकी है? सनातन धर्म की है। ये भारतीय संस्कृति है, ये हिंदुत्व की पहचान है। हिंदुत्व कोई जातिगत नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, ये सब मेरा पूरा परिवार है जो संसार में दिखने वाला है, जो प्रकृति है, ये सब हमारा परिवार है। हम इसके एक अंग हैं, हमें इसके साथ रहना है, हमें समाज में काम करना है। हमें कोई नंबर नहीं मिलेंगे, हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा समाज के द्वारा, लेकिन समाज से जो सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है वो आपकी कई पीढ़ियों तक फर्स्ट ग्रेड में रहने वाला है। उसको कोई सेकंड नहीं कर सकता, लेकिन वो सर्टिफिकेट जमीन पर नहीं मिलेगा, परमात्मा के यहां से मिलेगा। ये लक्ष्य लेके आपको तय करना पड़ेगा। यदि कुआं और नदी का आप फर्क समझें, तो जब नदी बरसात में कुएं से बोलती है कि तेरा तो एक सीमित दायरा है और मुझे देख, मैं कहां से निकल के कहां तक जाती हूं, सामने आते हैं पहाड़ और चट्टान और पेड़ आते हैं तो उखाड़ के साथ मिलेगा। तो कुआं कहता है कि आपका 4 दिन का रहता है, बरसात के बाद आपका तो पानी भी नहीं रहेगा नदी में, लेकिन भटकाए में और ठहराए में फर्क तो होता है। भटकाए में और ठहराए में फर्क होता है। तू आज निकल जाएगी, लेकिन दोबारा रहने वाले में 1 वर्ष लगेगा आने के लिए, और जब तक तुझ में पानी है, जब तक तेरे पास लोग आएंगे। लेकिन मैं कुआं हूं, जब भी कोई आएगा तो सिर झुका के ही मुझे पानी ऊपर लाएगा, तो मैं सिर कुछ झुका लेता हूं। ये सम्मान की बात रहती है, ये हमारे अंदर रहना है। हमें नदी की बाढ़ नहीं बनना है, तूफान नहीं बनना, पेड़ और झाड़ियों को नहीं उखाड़ना। मैं कुआं रह करके भी 50 फीट नीचे भी रहोगे, तब भी तुम्हारे लोग पास आएंगे और तुम उनको तृप्त करोगे। पानी बनना है तो उस कुएं के बनोगे 20 फुट नीचे रहने के बाद भी, जिस कोई भी प्यासा तुम्हारे पास आएगा और पानी पी करके तुमको धन्यवाद दे करके जाएगा। नदी का 100 में से 5 लोग पानी पीते हैं, 95 लोग पानी नहीं पीते। ये आपने अनुभव किया होगा। इसलिए कुएं के जल और नदी के जल में कुछ तो फर्क रहता है। इसलिए हमें समाज के कार्य के लिए करना, हमें व्यक्तित्व विकास सफर की बात करना है तो समाज में नहीं, हमें अपने परिवार से प्रारंभ करना है। मैं हजारों लोगों में से 2 या 4 लोग ऐसे होंगे कि कोई पहाड़ के पास से फोटो डालता है, कोई पेड़ के यहाँ से फोटो डालता है, कोई नदी के किनारे से फोटो डालता है, कोई सेल्फी पॉइंट से फोटो डालता है, लेकिन खाट पर लेटी हुई 90 साल की उस डोकरी के साथ कोई बालक फोटो नहीं डालता। माता पिता के पैर छूते हुए फोटो नहीं डालते। ताजमहल के साथ फोटो डालेंगे, शहर के साथ डालेंगे, कहीं गार्डन की फोटो डालेंगे, कहीं डायनासोर बना हुआ है वो सीमेंट का, उसके यहाँ खड़े होकर फोटो डालेंगे। लेकिन हनुमान जी के चरण पकड़े हुए फोटो आपको कितनी मिलती है? आप चलाते होंगे मोबाइल, क्योंकि वो वृद्ध जो बैठा है, जो हमारा पूर्वज, इससे हम उत्पत्ति हुई हमारी, उसके वस्त्र अच्छे नहीं, वो धोती लगोटी गच्छे में बैठा है, सिर पर तेल नहीं है, इसलिए उससे मेरी सेल्फी कैसे अच्छी आएगी? ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। और क्या इस विचारधारा को रखने वाला हमारी युवा पीढ़ी समाज के विकास के लिए खड़ा हो पाएगा, समाज का काम कर पाएगा? 12 अवतार क्यों रखा गया? जब धरती के लिए भ्रष्टा मेले में चली गई, उस समय 12 रूप धर करके उसको ऊपर लेकर के आए, तब उनको सम्मान मिला। उस सुम्र का रूप भी पूजा जाता है सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में। जिसने त्याग किया उसका सम्मान हुआ है। सोने की लंका होने के बाद भी कोई रावण की पूजा नहीं करता, और 14 बरस वन में घूम करके बेर भाजी खा करके, निषाद राज को गले लगा करके, शिवरी के जूठे बेर खा करके, जटायु को गोद में सुला करके उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। धन का सम्मान नहीं होता, गुण का सम्मान होता है।
इसलिए गुण को पूजने वाले पूरे विश्व में मिलेंगे और धन को पूजने वाले उसके चाटुकार मिलेंगे। इसलिए हमें समाज की सेवा करना है तो हमें समर्पित भाव से सेवा करना पड़ेगी। आप लोगों में कई परिवार बसे होंगे, कई ग्रस्त होंगे, शादी हो गई होगी, आपका परिवार होगा, आप परिवार में अनुभव करिए। माताओं से भी कहता हूँ, भाइयों से भी कहता हूँ, बहुत सौ की शादी हो गई होगी, जब हम किसी समय बैठे होते हैं या मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं या गपशप कर रहे होते हैं, बालक आकर के रोता है, पकड़ता है, पैंट पकड़ता है, रोता है गोद में आने के लिए, उस समय उसको गेम लगा करके मोबाइल पकड़ा देते हैं, क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं शांति से अपना काम कर सकूं, इसलिए मोबाइल उसको पकड़ा दो। वो आपकी गोद में रहना चाहता है, आपके साथ खेलना चाहता है, आपके साथ घूमना चाहता है, लेकिन आपके पास समय नहीं है। उस बालक के अंदर जो तनाव पैदा होता है जाकर के बड़े होकर के, वो आपके लिए उस प्रकार की दुखकारता है जिससे आप कहते हो कि आज पिता पुत्र का रिश्ता ऐसे कैसे हो गया, जमाना बदल गया। जमाना बदलने की प्रारंभ भी हम ही ने किया है और हम ही उस जमाने को सुधारने की परंपरा को स्टार्ट करेंगे तो पुनः वो हमारी पद्धति और भारतीय संस्कृति वापस लौटेगी। श्रवण कुमार, आप चाहते हो तो आपके अंदर वो संस्कार देना बहुत आवश्यकता है, उस संस्कृति को पढ़ना बहुत आवश्यकता है जो पूर्वजों ने हमारे लिए प्रदान की थी, उसको धीरे धीरे हमने नष्ट करने का प्रयास किया। इसलिए जागृत हमें होना पड़ेगा। बाकी विस्तार से बात बताने के लिए हमारे बीच में अविनाश जी शर्मा हैं, आपसे संवाद भी करेंगे, बात भी करेंगे। और मैं समय आपका ज़्यादा न लेता हुआ आग्रह करता हूँ अविनाश शर्मा जी से कि आप आइए, कृपा करके आप अपने विचार बताएं। क्षमा चाहूँगा, मैंने अतिथियों का परिचय करा दिया था। अतिथियों के साथ में हमारे जो यहाँ के निरंतर हमको मार्गदर्शक, हमारी क्लासों को मार्गदर्शन देने वाले हैं, सर थोड़ा सा एक परिचय था। आप हैं श्री शिवनाथ यादव जी। आप 2015 से हमारे यहाँ पर काउंसलर हैं CMCLDP प्रोग्राम में। आप सुरेश यादव जी हैं, आप पहले परसवाड़ा में थे, अब इस वर्ष से बैहर CMCLDP में काउंसलर हैं। आप डॉक्टर KS चौहान, यही महाविद्यालय में अध्यापन का कार्य है आपका, और इसी वर्ष से इस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं। आप ओमेश्वरी रहांगडाले, आप भी 2015 से काउंसलर हैं इसका। आप हैं श्रीमती ज्योति बिसेन, आप भी काउंसलर हैं 2016 से। यहाँ पे ये बीच में मुझसे चूक हो गई थी, अतिथियों के साथ में हमारे शिक्षकों का भी परिचय कराना होता था। अब मैं अगले क्रम में जिनका हमें आज निमित्त प्राप्त हुआ है, श्री अविनाश शर्मा जी, आपसे आग्रह करता हूँ कि आप आएंगे और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। सभी गुरुजनों को और सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम। मेरी आपसे बातचीत के तहत मैं अपनी बात को करूँगा, आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, अपने अनुभव भी बताऊंगा, इससे नींद भी नहीं आएगी किसी को। देखिए, हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं, जिस पाठ्यक्रम में हमने प्रवेश लिया है, तैयारी कर रहे हैं, समाज क्षेत्र का पाठ्यक्रम है। पहले ये सब बातें हमें हमारे संस्कारों के माध्यम से, हमारे परिवार के माध्यम से, हमारे गांव के माध्यम से सभी समाजजनों को प्राप्त होती थी बचपन से। जो बातें बचपन से हमें प्राप्त हो रही थी, हमारे घर में, हमारे गांव में, विद्यालय में, गुरुकुल में, उन सब के लिए अब पाठ्यक्रम चलाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़े, लेकिन सामाजिक क्षेत्रों में बहुत पीछे चले जा रहे हैं। किसी समाजशास्त्री का लाइन है, उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब प्राणी सब हैं, लेकिन मनुष्य क्या है, सामाजिक है। तो अब जो शब्द सामाजिक को छोड़ के केवल सामाजिक अगर समाज निकाल दिया जाए तो वो केवल प्राणी रह जाता है। यानी जिस प्रकार से पशु पक्षी
जीवन जीते हैं, कहीं ना कहीं उस स्थिति में मनुष्य आ गया। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थी होता गया। यानी हम कई बार देखते होंगे जब किसी पक्षी की मृत्यु हो जाती है तो चाहे वो कौवे हो, चिड़िया हो, तो कई पक्षी उसके आसपास उसमें अपना दुख प्रकट करते हैं। और आज हम क्या देखते हैं कि अगर कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई किसी को चाकू छुरी गोली मारता है या दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ वीडियो बनाने वाले तो उपलब्ध रहते हैं, लेकिन उसको सहयोग करने वाले बहुत कम लोग उपलब्ध रहते हैं। उसकी चर्चा करेंगे, उस वीडियो को देखेंगे, लेकिन उस समय अपने सामाजिक होने का, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका बोध कराने का जो भाव रहना चाहिए वो नहीं रहता है। कई बार हम देखते हैं कि यदि हम कहीं जा रहे हैं, कोई घटना हो गई है और हमारे साथ में बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है देखते हैं क्या हुआ है, तो हमारे साथ में कई लोग बोल देते हैं क्या करना है यार, चलो लेट हो जाएंगे हम। और जब यही भाव अपोजिट स्थिति हो, विपरीत स्थिति में, यदि हम घायल अवस्था में हैं या हम किसी अपनी विषम परिस्थिति में हैं, उस समय हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और जब सामने वाला कोई व्यक्ति मुसीबत में है, उस समय केवल हम दर्शक बन के, और ज़्यादा जानकारी भी नहीं लेना चाहते, उस समय रुकना भी नहीं चाहते कि क्यों कोई फालतू की उलझन हमारे पास नहीं आ जाए। ये बात मैं वो बात बता रहा हूँ आपको कि बहुतायत देखने को मिल रही है बराबर, कि हम दर्शक बन गए हैं लेकिन हम सहयोग नहीं करना चाहते। हम सहयोग लेना तो चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। हमारे जन्म के बाद सबसे पहले जो माँ बाप, यानी जब हमारे संयुक्त परिवार होते थे या अभी भी जहाँ जहाँ संयुक्त परिवार हैं, वहाँ पर माँ बाप को, यानी माँ को स्वाभाविक है समय देना पड़ता है अपने बालक बालिका को, लेकिन पिता को संकोच होता था क्योंकि उसके पिताजी, माताजी, बुआ, छोटा भाई, यानी कोई भी उस बालक बालिका की देखभाल करने के लिए आगे रहता था। वहाँ मेरे तेरे की भावना नहीं रहती थी। यानी वो बालक पूरे परिवार का, यहाँ तक कि कई जगह जहाँ गांव में आपस में बहुत अच्छा मेलजोल रहता है, वो बालक पूरे गांव का रहता था। और अब क्या होता है, अब हम पढ़े लिखे यानी शिक्षित होते गए और वो बालक केवल हमने अपना बना लिया। और एक समय ऐसा आता है कि जो बालक हमने अपना बनाया और नौकरी करने के बाद, यानी अगर वो भारत में, अगर पूना, बेंगलोर, हैदराबाद या कहीं आईटी कंपनी में किसी भी जगह गया है, तो वहाँ पर वो सबसे पहले फ्लैट लेगा। और ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ या वहाँ का रहने वाला है, वो पूना या मुंबई का रहने वाला है, तो पूना मुंबई उसे पिछड़ा हुआ लगेगा। फिर वो अमेरिका, इंग्लैंड जाएगा। और जिन माँ बाप ने उसे एकाकी शिक्षा दी, अकेलेपन की, स्वार्थ की, और वही माँ बाप अपने उसी जीवन में जो उन्हें स्वार्थ बोया था उसी को फलते फूलते हुए देखते हैं और अपना बुढ़ापे में केवल दोष देते हैं अपने कर्मों को। यानी कहने का मतलब, जब समय निकल गया तब उन्हें पूरी सामाजिक स्थितियाँ, रिश्तेदार, दोस्त सब याद आते हैं। और जब उन्हें शिक्षा देनी थी, जब उस बालक को सामाजिक बनाना था, उस समय उन्हें केवल मेरा मेरा दिखता है। उस समय उनके भीतर से, जो कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, क्या मेरा तेरा कोई कुछ साथ लेके नहीं जाता। तो जब वो घटना हो जाती है घटित, यानी जब हमारे स्वयं के ऊपर बीतती है, तब हम सचेत होते हैं। तो ऐसा ना हो हम कई बार दूसरों के उदाहरण से, यानी हम जब आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो समाज में कई प्रकार की आपकी जो आवश्यकताएं हैं उनका अध्ययन भी किया जाता है। जैसे हम बांध के काम करते हैं, तो जब किस जगह बांध बनेगा, कैसा बनेगा, तो उसके लिए कितनी वर्षा हो रही है उस क्षेत्र में, कितने बार सूखे पड़ने की स्थिति आई,
कितनी बार ज़्यादा वर्षा हुई, इस सब पूरा आकलन करके उसका एक औसत एक सर्वे करने के बाद वहाँ पर उस निर्माण कार्य की स्वीकृति मिलती है। तो हम जीवन में दूसरे के अनुभव से, यानी जैसे कोई जहर से मर जाता है और जहर खाने के बाद अगर हम सचेत होंगे तो आपका भी मरना तो सबको है, लेकिन जीते जी मरना हो जाएगा आपका अगर हम दूसरे के अनुभव से नहीं सीखेंगे। अर्थात हमें अगर सामाजिक जीवन जीना है तो सबसे पहले हमें अपने जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको मेरे स्थान पर तेरा यानी दुनिया की चिंता करने वाला भाव पैदा करना चाहिए। जैसे कि हम बचपन से सीखते आए हैं, सबसे पहले अगर भोजन बना तो भगवान का भोग लगाएंगे, गाय माता को खिलाएंगे। कोई अगर अतिथि आया है या इस प्रकार की स्थिति है तो सबसे पहले उसको भोजन कराएंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी ये सारी परिस्थितियाँ बदली हैं। इस भौतिकवाद में इतना हावी हो गया है कि हम मतलब परहित की बात करना भूल से जा रहे हैं। तो जब हम परहित, तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित से दूसरों के हित से, यानी मेरा हित नहीं, परहित दूसरों के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्यों कही ऐसी बात? जब हम किसी का सहयोग करते हैं तो उस समय जो हमें सुख मिलता है वो आपको स्वयं भोगने पर नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे का सहयोग करने पे आपको जो अंदर से आपकी आत्मा प्रसन्न होगी। अब मैं अपनी ये आपका एक सामाजिक पक्ष में मैंने बात की कि हमें निश्चित तौर पर अपने स्वयं से ज़्यादा अपने परिवार, अपने गांव, अपने देश के बारे में विचार करना चाहिए। गुलाब जी ने बताया कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, सभी में वसुदेव कुटुंबकम की भावना बताई गई है। तो वसुदेव कुटुंबकम विश्व पूरा एक परिवार है। ये केवल कहने के लिए नहीं लिखा गया। आज भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, लेकिन पिछले जब मुगलों का, अंग्रेजों का देश में आगमन नहीं हुआ था उस समय भारत कहाँ तक था? मेरा प्रश्न है, कोई बताएगा कि कौन कौन से क्षेत्र उस हमारे बृहत्तर भारत, उस इतना बड़ा भारत था हमारा। एक कई बार अगर आपके यहाँ कोई पूजा पाठ होता हो तो जम्मू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे ऐसे करके हमारा जो जनपद है, हमारा जो गांव है, हमारा जो गोत्र है, हमारे पिता का नाम, हमारा नाम, ऐसे करके हम संकल्प लेते हैं। तो ये कोई आज तो चालू नहीं कर दिया। हमें बताया गया भारत 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हमें पढ़ाया गया कि अंग्रेजों से भारत जब स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेजों ने देश को एक किया था। अंग्रेजों ने देश को एक किया होता तो फिर जम्मू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते, ये वाला जो श्लोक है ये अभी आज तो नहीं लिख गया, बहुत पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप में तो कोई बताएगा, हाथ खड़े करेंगे कि किसको ये मालूम है कि भारतवर्ष हमारा यहाँ तक था, ये देश भारतवर्ष के अंग थे? कोशिश करिए। हाँ बताइए। सर तिब्बत भी हमारे भारत देश में था, अफगानिस्तान था सर भारत में। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास है आपका। और कोई? सर पाकिस्तान और कश्मीर। कश्मीर तो आज भी अपना ही है। और बांग्लादेश और श्रीलंका। बांग्लादेश, श्रीलंका और सर भूटान भी था। भूटान। और कोशिश करिए, आपके बीच में से ही सारे नाम आने चाहिए। हाँ, मेरा एक प्रश्न है आप, नेपाल भी था। ठीक है, आपसे एक प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां पर है? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर? भारत में नहीं है, बस ये सीधा सा मान लीजिए विदेश में है वो। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है कंबोडिया देश, सुना होगा आपने, थाईलैंड के पास में है कंबोडिया। वहां पर अंकोर वाट नाम का स्थान है।
वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंकोर वाट मंदिर, ठीक है। तो अभी हमने कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि अरब देशों में, सऊदी अरब में खुदाई के दौरान और मिस्र में सूर्य मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। तो भारत इतना बड़ा था कि आपका पूरा जो रसिया, चीन, जो मिस्र, पूरे इराक, ईरान, इधर इंडोनेशिया, यानी आपको मालूम है भारत में जैसे भारत का जो नोट है, हमारी मुद्रा है, उस पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित है। इस प्रकार से गणेश भगवान का चित्र कौन से देश की मुद्रा पर अंकित रहा है? भगवान गणेश का जो चित्र है वो कौन सी देश की मुद्रा पर अंकित रहा है? वो देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 95% मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पर आज भी रामायण होती है। क्यों? क्योंकि इस्लाम आज से लगभग 1400-1500 साल पहले आया। उससे पहले तो कहीं ना कहीं सब सनातनी थे। तो वहाँ के लोग, वहाँ के मुस्लिम भी आज भी भगवान श्री राम को मानते हैं और वहाँ रामायण होती है, रामायण का मंचन होता है। तो हम लोगों को निश्चित तौर पर एक संकुचित कर दिया गया। इस प्रकार से संकुचित किया कि हमें बताया गया कि अंग्रेज नहीं आते तो हमारा देश एक नहीं होता। अंग्रेजों ने हमारा देश एक किया। तो कहीं ना कहीं हमें आज वर्तमान में कई इस प्रकार के गिरोह कहेंगे उन्हें, वो इस काम में लगे हुए हैं कि जो आज भारत दुनिया में फिर से वापस अपनी प्राचीन स्थिति को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। आने वाले वर्षों में हम सबके जीवन में ये सब देखने को मिलेगा। उससे उन्हें वो भयभीत हैं उन सब बातों से। तो उनके द्वारा बराबर ये कहा जाता है कि भारत बटा हुआ है। भारत बटा हुआ नहीं है, भारत संगठित था, संगठित है, लेकिन इसे बांटने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे बांटने का प्रयास किया जा रहा है? जाति के नाम पर, ठीक है, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। यानी हमारे देश में क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद और साथ में भाषावाद भी। भाषा यानी ये सब चीजें हैं जो हमारी विभिन्नता में एकता वाली जो हमने सबने पाठ पढ़ा होगा, ठीक है, कि अगर हमारे यहाँ इतनी विविधताएं हैं उसके बावजूद भी अगर हम एक हैं तो कितनी बड़ी ताकत है हमारी। यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। कम से कम यूरोप के 10 देशों के नाम किस किस को मालूम है? यूरोप के, यूरोप महाद्वीप है, जैसे एशिया महाद्वीप है वैसे यूरोप महाद्वीप है, उसके कम से कम 10 देशों के नाम बताना है। कोशिश करिए, तो जब आप बातचीत करेंगे तब मेरा वो निकलेगा, तब अच्छा लगेगा। नहीं, बातचीत उतनी आनंददायक नहीं रहेगी। कोशिश करिए, 5 नाम लीजिए, 2 लीजिए। हमें हमारा आत्मविश्वास है कि हम अगर समाज क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं तो हमें हमेशा, अगर हमें नहीं भी आता है ना, तो हमें हमारा आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं करना है। आत्मविश्वास हमें हमेशा हमारा मजबूत रहना चाहिए। बोलिए। यूरोप बोला मैंने। हाँ, इंग्लैंड, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, तालियां बजाइए सब। देखिए, जैसे जर्मन, फ्रेंच, आपका स्वीडन, नॉर्वे, आपका जो आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ठीक है, यूनान, ये सभी देशों की जो भाषाएं हैं वो अलग अलग हैं। इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, तो कहीं फ्रेंच बोली जाती है, कहीं स्पेनिश बोली जाती है, कहीं पुर्तगीज बोली जाती है ना, कहीं जर्मन बोली जाती है। तो इसी प्रकार से वो सारे वहाँ पर बट गए। वो एक देश नहीं था। लेकिन हमारे भारत में आपसे एक प्रश्न है, जो हमारी संविधान है, उस संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में, यानी हमारी संविधान उन भाषाओं को मान्यता देता है? सर 22। बहुत बढ़िया, तालियां। अब 22 भाषाओं में कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो भारत देश में नहीं है, जो वो क्षेत्र भारत में नहीं है। वो
कौन सी भाषाएं ऐसी? हमारे जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसमें भी नाम आता है उसका। सिंध आता है, एक सिंधी और एक नेपाली। अभी सिंध भी हमारे पास नहीं है, नेपाली भी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो हमारी जो 22 भाषाएं हैं उनमें आती हैं दोनों। तो अब आप देखिए कि पूरा भारत, यानी जब मैं तमिलनाडु, एक केरल, यानी देश के सौभाग्य से देश के चारों कोनों में एक साल में जाना आना हो जाता है। और उस आने जाने के कारण पूरा जो देश है बिल्कुल वो अपना घर सा लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है जब मैं मान, अरे यार ये मद्रासी, ये तेलुगु वाला, ये तमिल, ये बहुत चिढ़ते हैं हमसे, ये बंगाली ऐसा करते हैं, ये पंजाबी ऐसा करते हैं। ये हमारे कूट कूट के हमारे अंदर ये बातों के दौरान भरी दी जाती हैं। यानी हम अगर तीर्थ यात्रा करने जाएंगे कहीं, भगवान रामेश्वरम गए हम जल चढ़ाने के लिए या ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए, तिरुपति बालाजी गए हम, ठीक है, किसी भी तीर्थ स्थान पर हम जाएंगे तो वहाँ पर भगवान के दर्शन की चर्चा के अलावा वहाँ पर हमारे साथ जो भी कुछ उल्टा हुआ है उसकी चर्चा हम अपने आसपास जरूर करेंगे। अच्छा ही नहीं बताएंगे वहाँ की। क्यों? क्योंकि हम अपने देश को, जो हमारा ये देश है, इसके भाव को नहीं समझते हैं। लेकिन अगर प्राचीन, जो मैंने आपको यूरोप के जो देश पूछे थे, उसका कारण कि वो सारे देश आपस में बटे हुए हैं। हम सबने देखा है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, तो एक तरफ जर्मनी था, इटली था, और दूसरी तरफ फ्रांस और इंग्लैंड थे। आपस में ही लड़ मर रहे थे वो। एक फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918, फिर उसके बाद 1939 से 1945 दो विश्व युद्ध हुए। जीता किसकी दम पर था उनने? अंग्रेजों ने जो वर्ल्ड वार जीते थे वो किसकी दम पर जीते थे? कोई बताएगा? जो इंडिया गेट है भारत में, वो इंडिया गेट क्यों बना है? किसके उपलक्ष्य, क्या विशेषता है उसकी? इंडिया गेट 1914 से 1918 में जो वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें भारतीय सैनिकों के द्वारा, यानी हमारे भारतीय सैनिक गए थे जर्मनी के बॉर्डर पर, फ्रांस के बॉर्डर पर, और इंग्लैंड की ताकत नहीं थी। बिना भारतीय फौज के इंग्लैंड उस समय जर्मनी को, इटली को नहीं हरा सकता था। तो जिन लोगों ने अपनी वीरता दी थी वहाँ पर इंग्लैंड के पक्ष में, उन लोगों की याद में इंडिया गेट बना हुआ है। ऐसे ही गेटवे ऑफ इंडिया उसमें मुंबई में। तो आप ये मान के चलिए कि हमारा जो देश है, आज जो बांटने वाले जो लोग बराबर काम में लगे हुए हैं, ठीक है, अगर हम प्रदेश स्तर पर ही देखेंगे तो प्रदेश स्तर पर भी हमें कई भागों में बांट दिया जाता है कि ये मालवा, ये बुंदेलखंड, ये चंबल, ये आपका गोंडवाना, ये बघेलखंड, और उसमें भी तमाम प्रकार की जातिवादी वाली बातें शुरू होके हम जोड़ने की बजाय बराबर तोड़ने में लगे रहते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन जो शास्त्र हैं और प्राचीन हमारे जो राजाएं हैं, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, नज़दीक की, उनके कार्यों को अगर हम देखेंगे तो क्या उस समय तमिल नहीं थी? क्या उस समय कन्नड़ नहीं थी? उस समय बंगाली नहीं थी? सब भाषाएं थीं। जिस क्षेत्र में हर 15 किलोमीटर पे हमारा खान पान, हमारी बोली बदल जाती है। अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र में भी हैं, बालाघाट, यहाँ आपका बैयर में अलग बोली बोली जाती होगी, तो परसवाड़ा में थोड़ा सा अलग अंतर आ जाएगा, और बालाघाट में जाएंगे तो और अंतर आ जाएगा, सिवनी में जाएंगे तो और अंतर आ जाएगा। तो हम इसके बावजूद भी अलग तो नहीं हुए ना। हमारे विष्णु पुराण में लिखा गया है, उत्तरस्य हिमालयस्य दक्षिणस्य समुद्रम तत्र देश भारत तत्र संतति भारतीय। यानी पुराण तो बहुत, यानी पुराणों को क्या कहने लगे अंग्रेजों के जो पिट्ठू लोग हैं, केवल अंग्रेजी पढ़ाई को अच्छा मानने वाले, वो तो ये तो काल्पनिक हैं, ये सब ऐसे ही लिख दिया इनने। तो वो क्यों कहते हैं कि उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में जो समुद्र है, इसके बीच में जो लोग भी रहते हैं वो सब भारत देश है, और सब भारत, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो भारत माता की संतानें हैं। अगर हम यूरोप के तर्ज पर चले होते तो यहाँ पर कोई महाराष्ट्र अलग देश होता, कर्नाटक अलग देश होता, केरल अलग देश होता, बंगाल अलग देश होता। तो किस आधार पर जुड़ा रहा है ये देश? क्या केवल
हमारे संविधान निर्माताओं ने 1947 में या जो संविधान सभा ने उस समय नहीं जुड़ा रहा। अगर हम देखेंगे, आप सबको से प्रश्न है मेरा, हमारे जो 4 धाम के नाम किस किस को मालूम है? 4 धाम जो हमारे सनातन धर्मी यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, वो धाम कौन कौन से हैं? 4 धाम, कोशिश करिए, 1-2 का ही नाम लीजिए। सर सोमनाथ बद्रीनाथ है क्या? सोमनाथ बद्रीनाथ सही है, एक बद्रीनाथ हो गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, आप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। 4 धाम, एक बद्रीनाथ हो गया, बाकी के 3 और बताना है। बहुत बढ़िया, द्वारका, जगन्नाथपुरी और बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, तालियां। अब ये 4 धाम हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने हमारे देश के, यानी वो केरल में जन्मे थे, तो केरल में जन्मे हुए व्यक्ति को बद्रीनाथ से क्या लेना देना? अगर हमारा भारत अंग्रेजों ने एक किया होता और केवल हमारे संविधान सभा ने एक किया होता, तो उस समय केरल से आके बद्रीनाथ में जो मंदिर बना हुआ है और केदारनाथ में जो अभी आपदा आई थी, जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, वो निर्माण कार्य आदिगुरु शंकराचार्य जी के समय का है। यानी हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारा जो ज्ञान है, यानी वहाँ पर अभी कोई गाड़ी घोड़े नहीं आते, कोई मोटरसाइकिल में नहीं जाती, वहाँ पर हेलीकॉप्टर से ही जाया जाता है या फिर घोड़ों से या पैदल। तो इतना बड़ी आपदा में उस समय का इतना पुराना मंदिर और उसका कुछ नहीं हुआ। ये सब बातें कहने का आशय है कि हम जब हमारे देश में रोडें नहीं थी, रेलें नहीं थी, ठीक है, इतने आवागमन के उतने अच्छे साधन नहीं थे, उसके बावजूद भी हमारे लोग गंगोत्री से पानी भरते थे, जल भरते थे और रामेश्वरम जल चढ़ाने जाते थे। द्वारका का आदमी जगन्नाथपुरी, यानी पश्चिम से पूरब, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका, इन 4 स्थानों की यात्रा लोग पैदल करते थे। यानी देश का ज्ञान था उन्हें। अगर देश का ज्ञान नहीं होता, गूगल तो चलता नहीं था, तो कैसे जाते थे? तो उस समय लोग भोजन कहाँ करते थे? आप ये सोचिए, भोजन कहाँ करते होंगे वो? तो हमारे यहाँ जो कहा गया है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव लाइन कहाँ से आ गई हमारे शास्त्रों में? क्योंकि उस समय कोई तिथि, कोई मोबाइल करके तो नहीं आते थे, चिट्ठी लिख के तो नहीं आते थे कि हम आ रहे हैं, हमारा स्वागत करिए। हम गांव के ही रहने वाले हैं, और जिस गांव में हमारा घर था, तो वहाँ पर हमारे दादाजी रात के 12-1 बजे जब हमारे गांव से कोई बैलगाड़ी निकलती थी, तो उसको रोक लेते थे और रोक के अपने यहाँ उनके बैलों को चारा खिलाना, और फिर रात को हमारी माताजी 12-1 बजे चूल्हा जला रही हैं और उनको 1-2 बजे तक भोजन करा रहे हैं। मैं 10-11 साल का रहा हूँ लगभग। तो वो भाव जब हमने देखा तो महसूस किया कि आज लोग बड़े बड़े घर बना रहे हैं, लेकिन उस बड़े घर में उनकी सास को या उनकी ननद को या उनके रिश्तेदारों को या किसी दोस्त, कमजोर दोस्त को, सुदामा को स्थान मिलता है क्या? नहीं मिलता। यानी हम दिखावे के लिए जीवन जी रहे हैं, और जब हम दिखावे के लिए जीवन जिएंगे, तो मैंने जो पहले शुरुआत में कहा कि सामाजिक प्राणी, हम सामाजिक नहीं है, हम दिखाने वाले प्राणी हैं। हमारा अभी वर्तमान में पिछले 2-2.5 साल से जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ बच्चों के बीच में, तो एक जो सबसे ज़्यादा ध्यान में आने वाली बात रही कि हमारे देश के लोग अपने देश को भूल से गए। यानी बहुत कम लोग, मुझे बहुत कम बच्चे ऐसे मिले जो हमारे अपने देश को जानते हैं, और इस देश के लिए जिन महापुरुषों के कारण, जिन महान नारियों के कारण हमारा देश आज खड़ा हुआ है। यानी कितने देश, उनकी जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो मिट गई। जैसे यूनान बहुत पुरानी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया, ठीक है, ये सब जो ईरान, मिस्र, इनकी कभी बहुत, रोम, ये बहुत पुरानी सभ्यताएं थी, लेकिन इनके पुराने जो अवशेष हैं वो केवल खंडर रह गए हैं, पुरानी सभ्यता पूरी तरीके से खत्म हो गई। लेकिन भारत है वो अपनी प्राचीनता को लिए हुए चल रहा है। लेकिन अब स्थिति ये है कि कुछ विद्वानों के कारण वो सब चीज़ें बची हैं, बाकी यूरोपियन कल्चर, यानी विदेशी कल्चर ने, विदेशी संस्कृति ने, विदेशी पहनावे ने,
विदेशी खान पान ने हम सबको पूरी तरीके से मकड़ जाल में फंसा लिया है। यदि कोई बच्ची कॉलेज जाती है और वहाँ पर अगर वो अच्छे तरीके से कॉलेज पहुँचती है तो उसके साथ की जो लड़कियाँ फुअर ड्रेस पहन के आती हैं उनके वो नहीं बदलेंगी, वो जो अच्छे से आती थी वो अपने आप को बदलने लगी है। जो महिलाएं गांव में अच्छे से रहती थी, शहर में जाकर वहाँ पर सब जितनी उल्टी बातें हैं वो सब सीखने लगी हैं, यानी गलत चीज़ों का अनुसरण ज़्यादा हो रहा है और हम अपनी जो प्राचीनता है जिसके कारण भारत जाना जाता था उन सब चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। ये सब बातें कहाँ से आएंगी वापस? इसके लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं। एक, हमारे देश को हम कितना जानते हैं, दूसरा हम हमारे देश के लिए जो आज भारत बना हुआ है, अभी कोई इतनी खतरे वाली बात नहीं है, अभी हम वापस मजबूत हो सकते हैं हर प्रकार से। तो वो है इस देश के लिए अपना जीवन, अपना सब कुछ बलिदान करने वाले यहाँ के महान पुरुष और महान नारी। अब मेरे जो प्रश्न है आपसे कुछ इस संबंध में रहेंगे कि हम अपने देश को कितना जानते हैं और देश के महान पुरुष और महान नारियों को कितना जानते हैं। ये दो विषय अगर आपने पकड़ लिए तो जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे उस क्षेत्र में आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत मजबूत होने वाला है। अक्सर देखने में ये आता है कि हम अपने जो जिस शहर में रह रहे हैं या जिस जिले में रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, हमें उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं होती है। मेरे साथ के एक भाई थे, उनके पिताजी बालाघाट में डीएसपी रहे और जब पुलिस सर्विस में कोई व्यक्ति रहता है तो लगभग 10-20 जिलों में तो उसकी पोस्टिंग हो जाती है और उनके जो पुत्र पुत्रियां रहते हैं वो उनको कई स्कूलों में पढ़ने का, कई लोगों से परिचय करने का अवसर प्राप्त होता है। तो एक बार मैं झाबुआ जाना हुआ था मेरा। अब आपसे प्रश्न है मेरा, झाबुआ के पास में कौन सा राज्य लगता है? यानी अगर मध्य प्रदेश का हम ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश के ये राज्य, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, झाबुआ से कौन से राज्य की सीमा टच होती होगी? हाँ, गुजरात। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा एक और? बहुत बढ़िया, गुजरात और राजस्थान। तो वहाँ पर मेरा जाना हुआ था। वहाँ पर 15-20 दिन मैं अपने वनवासी आदिवासी भाइयों के यहाँ वहीं घर पर रुका था। उस संस्कृति को नज़दीक से महसूस किया कि जितना अच्छा खिलाने के लिए और जितना अच्छा उड़ाने के लिए, मतलब एक बात और अनुभव में आई, अक्सर हम देखते हैं कि जब हम किसी गरीब के यहाँ जाते हैं तो हमें सबसे उसके घर की सबसे अच्छा खाना और सबसे अच्छा बिस्तर हमें मिलता है, और जब हम किसी अमीर के यहाँ जाते हैं तो उस गरीब भाई को सबसे खराब खाना और सबसे खराब कपड़े बैठने के लिए दिए जाते हैं। बड़ा कौन हुआ? क्योंकि निश्चित तौर पर भगवान, यानी ये मान के चलिए वो अतिथि देव जो मैंने अभी बात कर रहा था कि हमारे देश में होटल तो नहीं थे पहले, यानी हमारे यहाँ 3 प्रकार की व्यवस्थाओं की कोई स्थान नहीं था। एक, हमारे यहाँ होटल का कोई स्थान नहीं था, एक न्यायालय का कोई स्थान नहीं था, यानी गांव में ही फैसले हो जाते थे। अगर आज किसी का मुकदमा हो जाए तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे, पैसा बर्बाद कर लोगे, लेकिन आपको उचित न्याय नहीं मिल पाएगा। और एक शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य का भी व्यापार नहीं होता था, यानी किसी की सेवा, जो हमारे हकीम वैद्य रहते थे वो सेवा मानते थे उसको। वो सब तीनों चीज़ें देख रहे हैं कि कितने बड़ा शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय कितने बड़े व्यापार हो चुका है। तो वहाँ पर मैं झाबुआ में जब था तो मैंने नज़दीक से जब देखा तो मेरी आंखें, यानी मतलब मैं वहाँ पर रात में आग जला ली और आग के किनारे सभी लोग लेट जाते थे जनवरी के महीने में, 2001 की बात बता रहा हूँ मैं। तो उस समय रात में नींद लग गई मेरी और 4 बजे उठ के देखा कि मेरे ऊपर एक कंबल डला हुआ है। वो सब लोग उकड़ू होके सो रहे हैं और मेरे ऊपर कंबल डला हुआ है। तो उसी समय मेरे को एक बड़ा भाव उत्पन्न हुआ कि देखिए मतलब कि कितना बड़ा दिल है इनका, और हम क्या देख रहे हैं। कभी हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो उसके यहाँ भी निश्चित तौर पर हमें छोटा ही वो किया जाएगा, यानी उसके बच्चों के साथ वो कुछ दूसरा व्यवहार करेगा, हमारे साथ कुछ और करेगा। और यहाँ ये देखिए कितना बड़ा दिल है इनका। तो वो जो पुलिस वाले जो भाई थे जिनके पिताजी थे, उनसे मैंने पूछा, मैं झाबुआ गया था, तो बोले अच्छा छत्तीसगढ़ गए थे क्या तुम? तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि झाबुआ मध्य प्रदेश में है कि छत्तीसगढ़ में है।
ठीक है। कई लोगों को यानी ये इतनी सारी बात कहने का आशय है कि अगर हम किसी राज्य, जैसे मैं किसी से अभी बोल के आऊँ कि मैं बालाघाट जा रहा हूँ और उसे बालाघाट मालूम नहीं रहे, और आप लोगों से मैं पूछूं कि दतिया हमारे पास में है या भिंड हमारे पास में है, मुरैना हमारे पास में है, आप लोगों को अगर उस स्थान के बारे में जानकारी नहीं होगी जहाँ रानी लक्ष्मीबाई जहाँ की रहने वाली, जहाँ उनकी समाधि बनी हुई है ग्वालियर में, अगर आप उस स्थान के बारे में नहीं जानेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा लगेगा कि आप मतलब क्षेत्रवादी हैं। तो हमें हमारा जो पाठ्यक्रम है, बचपन से हम क्या देखते हैं कि हमारी किताबों में 5वीं 6वीं से लेके हर वर्ष कोई ना कोई मैप दिया रहता है, चाहे वो हम ज्योग्राफी पढ़ें, भूगोल पढ़ें, चाहे राजनीति शास्त्र पढ़ें, चाहे विज्ञान पढ़ें। यानी अगर कहीं नेशनल पार्क के नाम से ही दिया होगा कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पर है, तो वो पूरा मैप दिया लिखा रहेगा कि ये असम में काजीरंगा है, ठीक है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है, तो कानाकिसली मंडला में है, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, ऐसे पूरा उत्तराखंड में है। तो ये सब पूरे दिए रहते हैं, लेकिन हम उनको नहीं देखते, उस मानचित्र को हम ढंग से नहीं देखते। 2-3 प्रश्न है मेरे, आपको ये बताना है। जैसे तेलंगाना राज्य बना आंध्र प्रदेश में से, ठीक है, तो इसमें इसके पड़ोसी राज्य, अगर मैं पूछूं आपसे कि इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से होंगे जिनकी सीमा तेलंगाना से लगती है? सर हैदराबाद। हैदराबाद राजधानी है, राजधानी दोनों की। ये एक प्रश्न में सांकेतिक, मेरी जो बातचीत चल रही है सब सांकेतिक चल रही है, मैं अभी आधे घंटे में बहुत कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आप सब लोगों को सचेत कर रहा हूँ कि आप आने वाली पीढ़ियों को, खासकर ये माताएं बहनें हैं, अगर अच्छा पढ़ लिख जाती हैं तो ये मान के चलो आपकी पीढ़ियाँ बहुत अच्छे से पढ़ लिख जाएंगी और वो देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे। हमारे देश की एक विडंबना है कि अगर हमारे देश में कहीं कोई घटना होती है, अब हमने उस स्थान का नाम नहीं सुना होता। चीन ने हमारे देश पर अभी पिछले 4-5 सालों में 2 बार आक्रमण करने की कोशिश की। आपने तो कोई बताएगा कौन से 2 स्थान थे जहां पर चीन घुसने की कोशिश कर रहा था? एक स्थान है सिक्किम के पास में डोकलाम, और एक है लद्दाख में अक्साई चीन वाले एरिया में गलवान घाटी। तो यहाँ से अब मैं अगले उसमें पहुँचता हूँ कि आप सब लोग एक ध्यान रखें, अपने मैप यानी मानचित्र जरूर घर पे लगाएं और पूरे मानचित्र को अपने भाई बहनों को, बच्चों को सब देखें, उस पूरे देश को अपना घर मान के चलें। जब आप ऐसा मान के चलेंगे तो वो मैप आपको ये मान के चलिए 1 महीने के भीतर आपके अंदर उतर जाएगा और फिर आपकी जिज्ञासा होने लगेगी। दूसरा, रेडियो के समाचार आप अपने मोबाइल में एक FM उस पर जो भी डाउनलोड कर रेडियो के समाचार जरूर सुनें। रेडियो के समाचार सुनने से आपको वहाँ भी जिज्ञासा हुआ करेगी, तो आप उन स्थानों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और देश में कोई घटना घटित होती है उसके बारे में ऐसा लगेगा कि हमारे साथ घटना घटित हो रही है, उसके बारे में भी आप जागरूक बनेंगे। दूसरा, मैं महापुरुषों संबंधी कुछ 2-4 प्रश्न करता हूँ आपसे। अपने पास में ही जिला है, थोड़ी बहुत दूरी पर ही है, यहाँ पर एक वीरांगना हुई है, उनने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के स्वतंत्रता के संग्राम के समय भाग लिया था। उनका नाम मालूम है किसी को? रानी दुर्गावती का समय अकबर के समय का है। और किसी ने कोई नाम लिया था कहीं? रानी अवंतीबाई। रामगढ़ एक स्टेट हुआ करता था यहाँ, रामगढ़ स्टेट की पुरानी थी अवंतीबाई लोधी, ठीक है। तो अब हम इस बारे में जरूर ध्यान दें। जैसे अभी कल हमारे 2 महापुरुषों का क्या बलिदान दिवस है, जन्म दिवस है? कौन, क्या नाम है उनके, नाम मालूम है? हाँ, और रघुनाथ साहब। देखिए, अब आप ये देखिए, दोनों लोग, चाहे रानी अवंतीबाई लोधी और रघुनाथ साहब, किसके खिलाफ लड़े थे?
हाँ, किसके खिलाफ लड़े? अंग्रेजों के खिलाफ ना, कि दूसरों के खिलाफ लड़े थे? जोर से बोलिए। अंग्रेजों के खिलाफ, यानी जो हमारे जो आदर्श हैं, जो ये महान नारी महान पुरुष जिनके जो अपने क्षेत्र से ही आते हैं, ठीक है, ये गोंडवाना क्षेत्र है, इस क्षेत्र से ही आते हैं। मैं यहाँ पर काफ़ी वर्षों से देख रहा हूँ कि जिन लोगों के खिलाफ लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, आज अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो और शासन करो, ठीक। उनने बता दिया ये आर्य आए बाहर से, ये द्रविड़ थे, इनको ऐसा किया, ये यहाँ के मूल निवासी हैं, ये यहाँ के आदिवासी हैं, ये यहाँ से बाहर से आए। ये क्या काम था इनका, क्यों बताया ये सब कुछ? उसके पीछे एक ही सोच थी कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों को से बहुत से क्षेत्र, चाहे दिल्ली हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, आपका झांसी हो, कोल्हापुर हो, सतारा हो, नागपुर हो, तंजावुर हो, ऐसा देश का जगदीशपुर हो, यानी देश का बहुत बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों से मुक्त हो गया था, यानी आज़ाद हो गया था। 1-1.5 साल के लिए वो सब क्षेत्र क्या हो गए थे? आज़ाद हो गए थे। तो उन्हें क्या लगा, देश पर शासन कैसे किया जा सकता है, ऐसे तो हम नहीं टिक पाएंगे। कई अंग्रेजों को बिल्कुल मार दिया था, लटका दिया था फांसी से। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, आपके बहादुर शाह जफर, अजीमुल्ला, ऐसे जो उस समय, यानी हमने रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो कविता लिखी है सुमित्रा कुमारी चौहान ने, उस कविता को आप पढ़ोगे तो उसमें कई शहरों के नाम, कई महापुरुषों के नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो अंग्रेजों ने एक विचार कर लिया था कि देश को जब तक हम यहाँ पर फूट डालने वाली बात नहीं करेंगे, जब तक देश को तोड़ेंगे नहीं, जब तक कुछ लोगों में जहर नहीं भरेंगे, तब तक हम देश में स्थायी शासन नहीं कर पाएंगे। माना कि देश में कई लोग बहुत घृणित काम करते थे, जैसे कि छुआछूत, किसी को भी ऊंच नीच वाला भाव रखना, लेकिन पूरे देश में अगर इस प्रकार का भाव रहा होता तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनका जो नाम है अम्बेडकर सरनेम, अम्बेडकर सरनेम किसका होता है? किसी को मालूम है अम्बेडकर सरनेम किसका है? अम्बेडकर सरनेम एक ब्राह्मण सरनेम है, यानी उनके जो गुरुजी थे ब्राह्मण थे, उनके साथ जब कुछ लोग छुआछूत करते थे, उनने अपना नाम दिया, यानी जो अम्बेडकर जी ने उन्हें, यानी उनके गुरुजी ने अपना सरनेम दिया। उनसे विवाह करने वाली एक ब्राह्मण कन्या, उनने उनके साथ विवाह किया, किसके साथ? अम्बेडकर जी के साथ। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उतने सक्षम नहीं थे, उन्हें विदेश जाना था पढ़ने के लिए। किसने भेजा था उन्हें पढ़ने के लिए विदेश? किसने भेजा था विदेश पढ़ने के लिए, किसी को मालूम है? साथ में उसके बाद उन्हें नौकरी भी दी। वो भेजा था, बड़ौदा के राजा थे गायकवाड़, सयाजीराव गायकवाड़, उनने उन्हें विदेश भेजा। उसके बाद वहाँ से वो शिक्षा लेके आए। फिर भारत में उतना उनका काम धंधा चलने वाला नहीं था, तो उनको नौकरी भी दी। उसके बाद वो इतने बड़ा महान व्यक्तित्व बने, ठीक है। तो कभी ये सब बातें बताई क्या अंग्रेजों के द्वारा या देश तोड़ने वाले लोगों के द्वारा? कभी हमें बताया गया कि हमारी चित्तौड़ खानदान से, महाराणा प्रताप के जो परिवार से, मीराबाई कृष्ण भक्त, उनके गुरु कौन थे? संत रविदास, संत रैदास उनके गुरु थे। कभी हमें बताया? क्यों? हमें हर वो चीज़ बताई गई जिससे हमारा देश बटे। हमें वो चीज़ें नहीं बताई गई कि यहाँ पर हर जाति के लोग राजा हुए हैं हर क्षेत्र में। जैसे रानी दुर्गावती का जन्म स्थल, वो कांकी रानी, कांकी राजकुमारी थी, किसी को मालूम है? कांकी रहने वाली थी रानी दुर्गावती। हाँ, चंदेल साम्राज्य। बहुत जिला बताइए या किले का नाम बताइए, वो कौन सी जगह के थे उनके पिताजी? आप बताओ। कालिंजर किला है, कालिंजर फोर्ट, जिसको शेरशाह सूरी ने हमला किया था। शेरशाह सूरी से लड़ी थी वो रानी दुर्गावती, राजपूत कन्या थी, ठीक है। वहाँ के राजा की जो पत्नी थी। अब उनके विवाह किसके साथ होता है? राजा दलपत शाह के साथ होता है।
तो दलपत शाह गोंड राजा यानी यहाँ के अगर गोंडवाना क्षेत्र की देखें तो 20-25 रियासतें वो वहाँ के राजा कौन होते थे? गोंड राजा होते थे। लेकिन हमारे यहाँ एक फार्मूला चला दिया गया, आदिवासी, मूल निवासी, विदेशी, ब्राह्मण, ठाकुर, यानी टोटल जातियों में बांट के रख दिया। इसका शुरुआत की थी अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों के क्रम को हमारे देश के कई लोग जो वोट बैंक के माध्यम से देश को तोड़ना चाहते, वो कहीं ना कहीं समाज के भीतर चल रही अच्छी बातों को न बताते हुए बुरी बातों को, यानी अगर कोई बुरी चीज़ है तो उसको हमें दूर करना होगा। अगर कोई अहंकारी है, घमंडी है, जातिवादी है, छुआछूत करने वाला है, तो निश्चित तौर पर आप उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन हम पूरे समाज को, पूरे देश को खंडित नहीं कर सकते। यानी आज वर्तमान में कब कौन, अब पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के रहने वाले तो देश के प्रधानमंत्री बने, कभी मोरारजी देसाई गुजरात के थे तो प्रधानमंत्री। अगर हमारे अंदर राष्ट्रभाव नहीं होता, पाकिस्तान में देखिए क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति जो बलूचिस्तान है वहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों को वो गोलियों से भूनते रहते हैं। हम तो आज कश्मीर के लोग हमारी सेना के खिलाफ कितना मतलब जहर उगलते हैं, कितने लोग शहीद होते हैं, उसके बावजूद भी एक सद्भावना रहती है कि हमारे देश के लोग हैं। प्राचीन समय से हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार हम सब लोग हमेशा सर्वधर्म समभाव वाले रहे हैं, ठीक है। हर मानव में ईश्वर बसता है, कण कण में ईश्वर बसता है, हम इस विचार के लोग हैं। और ये सब विचार लेके जब हम एकदम बिल्कुल प्लेन होके, बिना किसी, न हम अमीर हैं न गरीब हैं, न उच्च जाति के हैं न निम्न जाति के हैं, न ज़्यादा शिक्षित हैं न अशिक्षित, यानी कई बार मैंने देखा है कई जो अशिक्षित लोग हैं वो हमारे शिक्षित लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं, यानी उन्हें राम राम करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें शिक्षा आ गई, शिक्षित हो गए हम, तो शिक्षित यानी केवल किताबें पढ़ने से हम शिक्षित नहीं होते। यानी लोग बोलते हैं राम राम में आपत्ति है, क्यों? क्योंकि राम के नाम से पूरा देश संगठित है। अगर राम मंदिर हमें कश्मीर में मिलेगा तो केरल में, तमिलनाडु में ही मिलेगा, ठीक है। अगर असम में मिलेगा तो गुजरात में ही मिलेगा। तो ऐसे लोगों को क्या आपत्ति रहेगी? जिन चीज़ों से हमारा देश जुड़ता हो वो सब चीज़ें खराब है। लेकिन हमें वास्तविकता समझनी है। वास्तविकता अगर हम समझेंगे तो निश्चित तौर पर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए और जिस क्षेत्र में हम जाने वाले हैं, एक हमारी सामाजिक जिंदगी रहने वाली है, उस जिंदगी में हमारा आत्मविश्वास निश्चित तौर पर कब बढ़ेगा? जब हम अपने पूरे देश को और देश के महान पुरुषों को, महान नारियों को, यानी आप सभी ये कोशिश करिए कि रानी दुर्गावती, अवंतीबाई लोधी, रानी लक्ष्मीबाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तात्या टोपे जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, अशफाक उल्लाह खान, अपने APJ अब्दुल कलाम, ऐसे कई महान पुरुष, महान नारियों के आपको व्यक्तित्वों को पढ़ना है। अगर आप उनके व्यक्तित्वों को पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर आपके अंदर एक राष्ट्रभाव, एक देशभाव पैदा होगा। हमारे जो APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, एक बात, आखिरी बात कह के मैं समाप्त करता हूँ। एक हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती के लिए एक विस्फोट किया गया था। उसे कौन सा विस्फोट बोलते हैं और वो कहाँ पर हुआ था? परमाणु विस्फोट। हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम फटके थे जापान को हराने के लिए, और वो 1945 में फटके थे। अब मैं ये अभी ज़्यादा पुरानी 15-20 साल पुरानी घटना है। पोखरण जैसलमेर में एक स्थान है, वहाँ पर बाबा रामदेव जी का स्थान है। उस स्थान पर मेरा लगभग 800 किलोमीटर 2 बार पैदल जाना हुआ है। मध्य प्रदेश से जैसलमेर तक मैं 2 बार पैदल गया हूँ। और जो आज आप सब लोगों के साथ जो बातें कर पा रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर एक देश भ्रमण के दौरान, यानी एक चीज़ और अनुभव की मैंने, जब हम गाड़ी में चलते हैं 4 व्हीलर में, तो हमारी किसी से दोस्ती नहीं हो पाती, ना किसी से बातचीत हो पाती। लेकिन जब पैदल चलते हैं, बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, तो पूरा देश सब अपना सा लगता है, सबसे बातचीत होती है, भोजन भी करने को मिल जाता है बिना किसी परिचय के। ऐसा नहीं लगता है कि पता नहीं क्या मिला रखा होगा।
एक गाड़ी जितना चलते हुए नहीं हो पाता। यानी कहने का मतलब जब हम सहज सरल रहते हैं, जब हम पैदल यात्रा में थे तो लगभग कितने गांव मिले होंगे, 30-40 दिन पैदल चले, तो वो पोखरण में ही था वो स्थान बाबा रामदेव जी का, और आज से 500-600 साल पहले वो हुए हैं। लोक देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण के अवतार मानते हैं उन्हें, और उनने हमारे देश में जो एक ऊंच नीच वाली जो भावना थी उसके लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। इस तौर पर पूरा देश, कई लोग उनके यहाँ आपका हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, वहाँ से पैदल यात्रा करते हैं। तो उस जो परमाणु विस्फोट हुआ था 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय 2 व्यक्ति और थे उनके साथ में। जब परमाणु विस्फोट हुआ था तो 2 लोग और थे, उन 2 लोगों के नाम बताएंगे, मतलब बड़े नाम थे वो। एक नाम था APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे वैज्ञानिक थे, जो आगे चल के देश के राष्ट्रपति बने, और एक नाम था जॉर्ज फर्नांडिस। मैं दोनों नाम इसलिए लेना चाह रहा हूँ आपको कि कई बार हमारी बातें या इस प्रकार की बात करने वाले लोगों को कई बार सांप्रदायिक या फिर किसी एक पक्ष की बात करने वाला कहा जाता है। तो जॉर्ज फर्नांडिस उस समय एक वार हुआ था, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया था, कारगिल वार हुआ था। तो कारगिल वार के समय में जॉर्ज फर्नांडिस देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, और देश के रक्षा मंत्री रहते समय जब कारगिल वार खत्म हुआ तो ताबूत घोटाले का उनके ऊपर आरोप लगाया कि इनने जो शहीद हुए लोग हैं जिनको उन ताबूतों में रख के उनके ग्राम स्थान या शहर स्थान पर छोड़ा जाता है, उसमें घोटाला किया है। तो उनको संसद में बोलने नहीं देते थे, विपक्षी लोग उन्हें बोलने नहीं देते थे। यानी वो इतना राष्ट्रभक्त व्यक्ति था जॉर्ज फर्नांडिस कि उनने 1977 में वो जब मंत्री थे तो उनने कोको कोला, पेप्सी जो कंपनियां हैं इनको देश से गेट आउट बाहर कर दिया था कि हमारे एक रुपए में बनने वाली चीज़ और हमारे देश से ढेर सारा धन बाहर लेके जा रही है, उन्हें बाहर कर दिया था उसको, ठीक है। और उसी व्यक्ति को बोलने नहीं दिया गया था जिसके समय रक्षा मंत्री रहते हुए परमाणु विस्फोट हुआ। क्यों? जबकि वो तो ईसाई धर्म को मानने वाले थे। ठीक इसी प्रकार से APJ अब्दुल कलाम जो देश के राष्ट्रपति बने, और उनको कई लोगों ने निमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ आइए, यानी खासकर पाकिस्तान जैसे देश ने, किस नाते कि वो मुस्लिम है। लेकिन वो हमारे कई साधु संतों के साथ में बैठकर गीता के बारे में, हमारे उपनिषदों के बारे में, पुराणों के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में चर्चा करते थे। जब हम रामेश्वरम जाते हैं, रामेश्वरम उनके घर गए तो देखा कि वो व्यक्ति, मंदिर रामेश्वरम हमारा प्रमुख तीर्थ स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ। तो उनके भीतर अपने धर्म से ज़्यादा अपने देश बसा हुआ था। किसके भीतर? APJ अब्दुल कलाम और जॉर्ज फर्नांडिस के भीतर। तो क्या देश में देश सम्मान नहीं करता उनका? पूरा सम्मान करता है। यानी हमारे यहाँ सम्मान, देखिए रावण का सम्मान, रावण को जलाते हैं ना हम, कि रावण की पूजा करते हैं, जलाते हैं ना। तो हमारे यहाँ गुणों को पूजा गया है, हमारे यहाँ हमेशा गुणों को पूजा गया है, व्यक्ति के पद को, जाति को नहीं पूजा गया। तो कुछ जो भ्रांतियाँ ला दी गई हैं उन सबसे हम सजग रहें, और अपने अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं, तो 2 बातें जरूर अपने घर पे भारत माता का, भारत का एक मानचित्र, राज्यवाद, वो टांगें, उन राज्यों को देखें, उन शहरों को देखें, और साथ में कम से कम हमें 10-20 महापुरुषों का जीवन चरित्र, महान नारियों का जीवन चरित्र जरूर पढ़ें, जिससे आने वाली पीढ़ियों को हम उनके गुणों के बारे में बताएंगे, और साथ में हमारे ऊपर भी, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर, हमारा जो व्यक्तित्व का जो विकास है वो महान पुरुष और महान नारियों के जीवन चरित्र पढ़ने पर ही आएगा। धन्यवाद। एकदम शांत माहौल में आप सभी लोगों ने हमारे आज के अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय परिषद कार्य परिषद के सदस्य के रूप में श्री अविनाश शर्मा सर के आप उद्बोधन को जो है काफ़ी गंभीरता से आपने सुना। सर ने जो है आज के जो है वर्तमान परिदृश्य में जो है भारतीय संस्कृति किस ओर जा रही है,
वो आपको उससे परिचय कराया। और अभी सर ने बताया कि अभी देर नहीं हुई है, हम उस ओर लौट सकते हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो देश को विघटन करने के ओर आगे बढ़ रही है, तो हमें उन शक्तियों को रोकना है। और हमारा एक सच्चा नागरिक, एक राष्ट्रभक्त, देशभक्त होने के नाते जो है उन शक्तियों की हमें पहचान करना है, उन बुराइयों पर जो हमें विजय प्राप्त करनी है। और हमारी जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हमारा जो गर्व है, उस गर्व को बनाए रखने के लिए जो है हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। और ये जो प्रयास जो आप युवा पीढ़ी, समाज कार्य के स्टूडेंट और एक के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते जो है आप ये जिम्मा उठा सकते हैं। और सर ने शुरुआत ही किसी की थी कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है ना। तो उसमें से अगर सामाजिक शब्द हटा दो तो प्राणी बन जाता है। प्राणी मतलब इस सृष्टि में जो जितने भी प्राणी हैं, रेंगने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले, है ना, ये सब प्राणी हैं, उसकी श्रेणी में हम आ खड़े हो जाएंगे। तो ये जो सामाजिकता का भाव जो है हम सबको ये अलग जो कर रहा है ना, ये सामाजिकता का भाव को हमें समझना पड़ेगा। और भारत का जो सर ने इतिहास बताया, कितना गौरवपूर्ण इतिहास है ना? विभिन्न परंपराओं, धर्म को मानने वाले कई आक्रमणकारी विदेशी शासकों ने शासन किया, अपनी संस्कृति लाद दी जबरदस्ती यहाँ पे, है ना। भारत को तोड़ने की कोशिश की गई, मगर हमारी जो है एक परंपरा जो है निश्चित रूप से जो है अनेकता में एकता का जो भाव है ना, आज भी जो हमें एक राष्ट्रीयता के सूत्रवाद में बांधे रखी हुई है। और आज हम बोलते हैं ना, भारतवर्ष एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। इस भाव से जो है आज हमारा भारत सुदृढ़ रूप से जो है वैश्विक परिदृश्य पर आपके सामने खड़ा हुआ है। सबने बताया यूरोपीय देश कैसे बढ़ गए, है ना। यूरोपीय देश में आपने देखा कैसा बिखरा हुआ है, मगर भारत में जो आप देखिए विभिन्न धर्म, जाति, परंपराओं को मानने वाले लोग जो है यहाँ पर निवास करते, मगर जो है उनमें एक ही भाव है, वो है आपसी भाईचारा का, राष्ट्रीय एकता का जो भाव है। तो ऐसे जो है ओतप्रोत विचारों से जो है आपको आज सर ने आपको अवगत कराया। तो मैं ऐसे कुशल प्रवक्ता और विषय के संदर्भ में जो आपको जो है जानकारी प्राप्त की, निश्चित तौर पे जो है आपके पाठ्यक्रम में और एक आम नागरिक के रूप में आपको जो सर के द्वारा जो प्रदान की जो जानकारी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। और इस उद्बोधन को आप आत्मसात करेंगे, जीवन में जो है प्रेरणा स्रोत के रूप में आप इसे अपनाएंगे। ऐसे वक्ता श्री अविनाश शर्मा सर को जो मैं इस मंच से जो है बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा सर को। साथ ही श्री गुलाब जी सर का जो है मैं भी उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने जो है अपनी वाणी से जो है भारतीय संस्कृति के संदर्भ में हमें इतने अच्छे विचारों से अवगत कराया। उन विचारों को भी जो है आप अंगीकृत करेंगे। साथ ही जो है, क्योंकि सर जो है काफ़ी दूर दराज से यहाँ पे जो है बैयर की जो है इस पावन जो है भूमि पर आए, और हमारे जो है सुदूर क्षेत्र से जो है अध्ययन ग्रहण करने वाले जो छात्र हैं, है ना। बैयर जो क्षेत्र ऐसा परिक्षेत्र जो है पिछड़ा, है ना, पिछड़े के नाम से जाना जाता है अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे या राष्ट्रीय स्तर पर। तो हम जो है इस क्षेत्र में जो हमें ऐसे विचारकों को जो है सुनने का जो है अवसर मिला। तो एक बार पुनः सर को जो मैं दोनों सर को जो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो हमारे इस प्रोग्राम के जो है संचालक श्री पटले सर को जो है आभार कि जिन्होंने जो सर को आमंत्रित किया और आप लोगों की जो है एक अच्छा विषय और एक अच्छा जो है उद्बोधन आपके सामने सुनने को मिला। साथ ही जो है मैं अपने मेंटर साथियों का भी जो है सहृदय से आभार व्यक्त करूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जो है उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया। साथ ही जो है सभी को जो है आभार की सबसे जो महत्वपूर्ण आभार आपके लिए जो जिन्होंने जो है आपने निश्चित रूप से जो है समय निकाला और आपका जैसी जो है उनकी क्लासेज होती है, संडे की जो क्लासेज होती है संपर्क क्लास है ना, इस संपर्क क्लास में जो आज जो है आप पूर्ण रूप से उपस्थित जिन छात्रों ने दी और आपने जो है सक्रिय रूप से जो है सहभागिता की, इसलिए जो है आप सभी को सहृदय से धन्यवाद।